अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 को, और ये हमारा लेक्चर होगा इंटरनल एनर्जी से मुताल्लिक। यानी किसी भी सिस्टम के अंदर फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास बर्तन है और इस बर्तन के अंदर कोई चीज़ मौजूद है। लेट्स से वो कोई लिक्विड है, इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो अंदर लिक्विड होगा इसे हम थर्मोकेमिस्ट्री में सिस्टम कहते हैं, और बाकी चीज़ें जो ये बर्तन है या आसपास जो हवा मौजूद है वो सारा इसका सराउंडिंग कहलाता है। तो इस सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी होती है, इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। सम का मतलब है स्टूडेंट्स मजमुआ, यानी मजमुआ तमाम किस्म की एनर्जीज का, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अज्जा के, यानी सिस्टम के अंदर जो भी अज्जा मौजूद हैं, जो भी पार्टिकल्स सिस्टम के अंदर मौजूद है, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय ई, और इसे हम ज़ाहिर करते हैं बड़े ई से। SI यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज़ जॉल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एनर्जी का जॉल है, जिसे हम J से ज़ाहिर करते हैं। नॉन SI यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज़ कैलोरी, और जो नॉन SI यूनिट है उसे हम कैलोरी कहते हैं, जिसे CAL लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का डिपेंड करता है नंबर 1 मोशन ऑफ पार्टिकल्स पर, मॉलिक्यूलों की हरकत पे, देयर अरेंजमेंट और उनकी तरतीब पर, उनकी अरेंजमेंट पर, इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और तीसरे नंबर पर उसके इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एज इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है किस चीज़ पे स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक पर। पोटेंशियल एनर्जी में दो चीज़ें आती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें ये पानी का एक मॉलिक्यूल है और ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल। अब पानी के दो मॉलिक्यूलों को के बीच जो फोर्स होती है, मैं ज़रा पानी के मॉलिक्यूलों को इस तरह से ओपन करके लिख लेता हूँ, ठीक है। ये पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन चूँकि इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स, एक पानी के मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को अपनी जानिब खींच लेता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो स्टूडेंट बीच में जो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ये इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये क्या चीज़ है? ये है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और स्टूडेंट्स, पानी के जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड को जो एक ही मॉलिक्यूल के एटमों के बीच हो, इसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा मॉलिक्यूल जो एटमों के बीच हो, और इंटर मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूलों के बीच हो। तो इंटरनल एनर्जी में एक तो इंटरनल एनर्जी किसी भी चीज़ की एक तो इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है, सेकंड उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, यानी मॉलिक्यूलों का सीधा हरकत करना, वाइब्रेशनल भी हो सकता है, मॉलिक्यूलों का वाइब्रेट करना, रोटेशनल मोशन भी मॉलिक्यूलों का हो सकता है, मॉलिक्यूलों का रोटेट करना, घूमना।
ٹھیک، تو اس دونوں کو ملا کر یا ان سارے چیزوں کو ملا کر اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل انرجی آف دی سسٹم. ٹھیک ہے، انٹرنل انرجی آف سسٹم کین ناٹ بی میئرڈ. انٹرنل انرجی کو سسٹم کا ہم ناپ نہیں سکتے، یعنی کسی بھی ٹائم کسی سسٹم کے اندر جو انرجی ہے، فرض کریں ایک کپ ہے چائے کا، اس کے اندر کتنی انرجی ہے، اس انرجی کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ کپ چائے کا کتنا انرجی دے سکتا ہے، اسے ہم ناپ نہیں سکتے. بٹ چینج ان انٹرنل انرجی کین بی کیلکولیٹڈ. لیکن چینج انٹرنل انرجی کا، جسے ہم ڈیلٹا ای کہتے ہیں، اسے ہم معلوم کرتے ہیں. معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ E2 یعنی جو فائنل انرجی ہے اسے ہم کیلکولیٹ کریں گے مائنس E1 اور اسے مائنس کریں گے انیشیل انرجی سے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس، ایک برتن ہے اور اس برتن کے اندر فرض کریں انیشیل انرجی اس کا E1 تھا، اور بعد میں جب ہم نے اس کو ہیٹ کیا تو اس کا انرجی بڑھ کر کے ہو گیا E2. اب ہم کیا کریں گے؟ فرض کریں یہ چھوٹی مقدار ہے، یہ فرض کرتے ہیں یہ 30 تھا، بعد میں جب ہم نے اس کی انرجی کو بڑھا دیا تو اس کی انرجی بڑھ کر ہو گئی 70. تو ہم کیا کریں گے جی؟ E2 مائنس E1 کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چینج ان انٹرنل انرجی پتہ چلے گا. E2 کا مطلب ہے 70 میں سے 30 کو مائنس کر دیں گے، تو جب 70 سے 30 نکالیں گے تو رہ جائے گا 40. یہ اس کا چینج ان انٹرنل انرجی کہلائے گا. تو انٹرنل انرجی آف سسٹم کین ناٹ بی میئرڈ. انٹرنل انرجی کو ہم ڈائریکٹ نہیں ناپ سکتے، بٹ چینج ان انٹرنل انرجی کین بی کیلکولیٹڈ. لیکن تبدیلی انٹرنل انرجی میں معلوم کر سکتے ہیں اس فارمولے سے. انٹرنل انرجی چینج، جسے ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ای آف اے سسٹم، از دی اماؤنٹ آف انرجی. انٹرنل انرجی کسی بھی سسٹم کا وہ انرجی ہے ایوالوڈ جو خارج ہو اور ایبزورب یا جذب ہو بائی دا سسٹم، سسٹم کے ذریعے، ایٹ کانسٹنٹ والیوم، فکس والیوم پر. یعنی ایک برتن کے اندر اسٹوڈنٹس فکس والیوم پر کوئی لکوڈ موجود ہے. اب یہ لکوڈ باہر سے انرجی کو کتنا جذب کرتا ہے یا کتنا انرجی کو خارج کرتا ہے، اس سے سسٹم کے اندر انرجی کا چینج آئے گا. تو انٹرنل انرجی کیا ہے؟ وہ چینج ہے جب کوئی سسٹم ہیٹ کو ایبزورب یا خارج کر دے. چینج ان انٹرنل انرجی ہیز 3 پوائنٹس. اب چینج ان انٹرنل انرجی میں 3 باتیں ہوتی ہیں. A number which shows the magnitude of the change، ایک نمبر جو ظاہر کرتا ہے میگنیچیوڈ آف چینج، تبدیلی کو، یعنی جو بھی چینج ہوا. میگنیچیوڈ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں مقدار کو. ایک تو مقدار میں کتنی تبدیلی آ گئی، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. فرض کریں اسٹوڈنٹس، جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی بھی ریئیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ریئیکشن کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو چینج ان انٹرنل انرجی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے -393 کلو جول پر مول. فرض کریں ایک ریئیکشن کے دوران اتنا ہیٹ خارج کیا اس سسٹم نے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے پہلی چیز کیا آ گئی؟ اے نمبر وچ شوز دا میگنیچیوڈ آف چینج. ایک نمبر اس میں آئے گا جو ظاہر کرے گا تبدیلی کی مقدار کو. یہ نمبر ہے جو چینج کو ظاہر کر رہے ہیں، جو میگنیچیوڈ آف چینج کو ظاہر کرے کہ اتنی چینج آئی ہے انٹرنل انرجی میں. A unit which shows the magnitude of the change، ایک یونٹ جو بتاتا ہے مقدار اس چینج کا. تو یہ کلو جول پر مول کیا ہوا اسٹوڈنٹس؟ اس کا یونٹ ہوا جو اس چینج کی مقدار کے بارے میں بتا رہے ہیں. نمبر 3، a sign which is used to give the direction، اور ایک سائن جو ہمیں ڈائریکشن بتاتا ہے، رخ بتاتا ہے. یہاں رخ سے اسٹوڈنٹس مراد یہ ہوگا کہ ہیٹ جذب ہوا ہے یا ہیٹ خارج ہوا ہے، اسے رخ بولیں گے. اب دیکھیں یہاں پر مائنس کا سائن نظر آ رہا ہے آپ کو. اس مائنس کا مطلب ہے کہ اس ریئیکشن کے دوران ہیٹ کیا ہوا ہے؟ خارج ہوا ہے. If E is positive، اگر کبھی یہ نشان پازیٹیو آ جائے then E2 is greater than E1، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد والی انرجی پہلے والی انرجی سے زیادہ تھی. یعنی کسی ریئیکشن میں اسٹوڈنٹس جب فرض کرے کاربن اور آکسیجن ملتے ہیں اور کیا بناتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. اب اس دوران ان کے ملتے ہوئے انرجی جذب ہوا ہے
और बाद में स्टूडेंट्स एनर्जी जज्ब या खारिज जो भी हुआ हो, फ़र्ज़ करें यहाँ पर खारिज हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस E1 को इस E2 के साथ कंपेयर करेंगे। अब इस कंपैरिजन में अगर E इज़ पॉजिटिव, अगर E पॉजिटिव आ जाए देन E2 इज़ ग्रेटर देन E1। इसका मतलब है फिर ये E2 ज़्यादा था बमुकाबले किसके, E1 के। इफ़ E इज़ नेगेटिव, लेकिन जैसा कि यहाँ पर आ गया इस तरह का साइन आ जाए माइनस में, देन E2 इज़ लेस देन E1। तो इसका मतलब है कि E2 जो है ये कम हुआ है बमुकाबले किसके, E1 के। यहाँ एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ कम है। एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और बढ़ना इंटरनल एनर्जी का, इससे भी तीन बातें ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1 यानी बढ़ना इंटरनल एनर्जी का, ये तीन काम कर सकता है किसी भी सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये सिस्टम है जो इसमें कोई चीज़ अंदर मौजूद है। अब इंटरनल एनर्जी की तब्दीली से क्या हो सकता है, कैन काज केमिकल रिएक्शन। इंटरनल एनर्जी अंदर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन इट इज़ इनफ टू ब्रेक बॉन्ड्स, अगर वो बॉन्ड्स को तोड़ दे, यानी अगर कंपाउंड्स के बीच बॉन्ड्स टूट जाएं तो अंदर फिर नए रिएक्शन स्टार्ट होंगे। नंबर 2 कैन चेंज द फेज ऑफ द सिस्टम, या इंटरनल एनर्जी सिस्टम के फेज़ को चेंज कर सकता है। अब सिस्टम के फेज़ को चेंज करने से मुराद क्या स्टूडेंट्स, अगर वो सॉलिड था तो हो सकता है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड बन जाए, या हो सकता है वो लिक्विड था तो वो उड़ जाए। ठीक है, तो इसे फेज़ चेंज कहेंगे। कैन चेंज द फेज ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की हालत को चेंज करेगा। फ्यूजन, या तो किसी सॉलिड को पिघलने में हेल्प करेगा, और एवेपोरेशन में अगर, या अगर लिक्विड था तो हो सकता है उड़ जाए। तीसरी बात जो यहाँ पर, तीसरी बात जो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा, कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। तीसरी बात जो होगी वो क्या है, कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है इंटरनल एनर्जी, यानी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलों की हरकत को बढ़ा देगा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये डिस्कशन था इंटरनल एनर्जी के बारे में थर्मोकेमिस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।